1947 में भारत से पाकिस्तान एक अलग देश बना था। क्या आप जानते हैं कि बंटवारे के वक्त लाहौर भारत के हिस्से आया था, लेकिन फिर कैसे वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। 78 साल की लंबी अवधि, लेकिन इतिहास की यादें धूमिल कहां होती हैं। आज ही के दिन 3 जून 1947 को गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान बंटवारे की घोषणा की थी। ये वो तारीख थी जब अविभाजित हिंदुस्तान के नक्शे पर कुछ लाइनें खींच दी गईं और करोड़ों लोगों के दिल में कभी ना मिटने वाली पहचान बना दी गई। शहर लाहौर बंटवारे में यूं तो भारत को मिला था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि लाहौर को भारत से अलग कर दिया गया। लाहौर, इस शहर की तारीख अराजक रही है। गजनवी, मंगोल, मुगल, अफगानी, सिख और फिर अंग्रेजी हुकूमत। लगभग 1000 साल में इस शहर ने दर्जनों बार अपना लिबास बदला है। मार काट, हमला, दंगे, कई बार यह शहर रौंदा गया। इस शहर की मिट्टी को रौंदने वाले तो इतिहास से फना हो गए, लेकिन इस नगर ने अपनी अलमस्ती बचा ली। इसलिए कहने वाले कहते हैं कि यह शहर नहीं, एक लत है। इस शहर की आबो हवा में वो मतवालापन है। साहित्यकार असगर वजाहत ने अपने नाटक का नाम जब जिन लाहौर नहीं वेख्या ओ जन्म्याई नहीं, इसका मतलब है जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। जब ये नाम दिया तो उन्होंने लाहौरी तहजीब को ब्रादर, सहोदर और मोहब्बत की वो तरावट देने की कोशिश की कि जो बंटवारे के वक्त सूख सा गया था। असगर वजाहत ही नहीं, कई अदीबों जैसे राजेंद्र बेदी, कृष्ण चंद्र और शहादत हसन मंटो ने मुल्क के तकसीम होने पर इंसानी संवेदनाओं को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ने अविभाजित हिंदुस्तान के नक्शे पर कुछ लाइनें खींची। इसी के साथ ही लाखों लोगों की जिंदगी में कभी ना मिटने वाली लकीरें उकेर दी गई। फिर जिनकी सुबह अमृतसर में अरदास और शामें लाहौर की मंडियों में तिजारत करते गुजरती थी, उनके लिए महज 50 किलोमीटर का ये दायरा कभी ना खत्म होने वाला फासला बन गया। ये फासला तारीख में जख्म बनकर रिश्ता रहा। 17 अगस्त 1947 को यह ऐलानिया तौर पर स्थापित हो गया कि लाहौर पंजाब से अलग हो गया है। कहा जाता है कि तब पाकिस्तान के हिस्से कोई मुकम्मल शहर ना आ रहा था, इसलिए इसकी भरपाई लाहौर से की गई। इसी के साथ पंजाब का साझा इतिहास 2 भागों में बंट गया और वजूद में आए 2 शब्द, चढ़दे पंजाब और लहंदे पंजाब। जी हां, हिंदी भाषियों के लिए इसका अर्थ जानना थोड़ा कठिन है। लहंदे पंजाब का अर्थ है पाकिस्तान का पंजाब और चढ़दे पंजाब का मतलब भारत के हिस्से में आया पंजाब। लाहौर के पंजाब से अलग होने की पटकथा क्या है, इसके किरदार कौन कौन हैं? चलिए उन दस्तावेजों को पलटते हैं। अब जरा सोचिए, साझी विरासत वाले इस लाहौर का पाकिस्तान में चला जाना पंजाब समेत भारत के लोगों के लिए कैसा एहसास लेकर आया होगा। भारत ने जैसे ही अंग्रेजी सत्ता का विरोध करना शुरू किया, अपने मिजाज की वजह से लाहौर इसका केंद्र रहा। लाहौर ही वो शहर था जहां से कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इसी ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र किया और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। लेकिन 11 साल गुजरते गुजरते हिंदुस्तान की राजनीति में मुस्लिम लीग ने अपने पैर जमा लिए थे।
इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस लाहौर से 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, उसी लाहौर से 23-24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्तावना को पेश किया। इस प्रस्तावना में ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र प्रांतों की मांग की गई। मुस्लिम लीग की यही मांग कुछ ही दिनों में पाकिस्तान नाम के अलग देश की मांग के रूप में सामने आ गई। इस तरह से लाहौर आजादी से बहुत पहले ही भारतीय उपमहाद्वीप का प्रस्थान बिंदु बन गया था। 1-1.5 साल गुजरते गुजरते सन 47 आ गया। भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्तकबिल का फैसला होने वाला था। इससे पहले अगस्त 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का नारा दे दिया था। नतीजन कलकत्ता, बिहार, पूर्वी बंगाल के नोआखाली और बंबई में खुरेंजी दंगे हुए। 24 जनवरी 1947 को मुस्लिम लीग ने पंजाब में कहने के लिए तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नारा दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि वो पंजाब की सर खिजर टिवाना सरकार को मानने से इनकार कर दे। मुस्लिम लीग की इस कॉल का व्यापक असर हुआ। मुस्लिम सड़क पर आ गए, जमकर हंगामा हुआ, कई गिरफ्तारियां हुई, लाहौर सुलगना शुरू हो चुका था। प्रोफेसर अहमद ने बड़ी साफ गोई से कहा कि धीरे धीरे लाहौर के मुसलमानों ने सिखों और हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हिंदुओं और सिखों के मन में अजीब उलझन और अनजाना खौफ बैठता जा रहा था। 20 फरवरी 1947 को एटली की सरकार ने घोषणा की, भारतीयों को सत्ता ट्रांसफर कर देंगे। इसके साथ ही दिल्ली, लखनऊ, बंबई, कलकत्ता, लाहौर जैसे शहरों में उत्तेजना और बढ़ गई। प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि 20 फरवरी 1947 मुस्लिम लीग के एक जुलूस ने एक सिख कांस्टेबल को घेर कर मार दिया। पंजाब में मॉब एक्शन शुरू हो गया। मुस्लिम लीग का आंदोलन अब राजनीतिक न होकर खालिस मजहबी बन गया। 2 मार्च 1947 को सर खिजर टिवाना ने इस्तीफा दे दिया। लाहौर पंजाब की राजधानी होने की वजह से इन सारी गतिविधियों का केंद्र था। बता दें कि खिजर टिवाना के इस्तीफे के बाद गवर्नर ने मुस्लिम लीग को एक बार फिर से सरकार बनाने का न्योता दिया था। 4 मार्च 1947 से जल उठा लाहौर। 4 मार्च 1947 को लाहौर में एक कॉलेज के पास सिख और हिंदू छात्र जमा हो गए। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल ने पुलिस बुला ली। पुलिस की फायरिंग में कई हिंदू सिख छात्र मारे गए। 4 मार्च की शाम होते होते लाहौर में कानून का इकबाल खत्म हो गया। दंगाई मनमर्जी पर उतारू थे। मुस्लिम लीग आग में घी डाल रहा था। कई ठिकाने जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, वहां उन पर भी हमले हुए। लाहौर में तब 60% आबादी मुस्लिमों की थी। सिख और हिंदू 40% थे, लेकिन कारोबार के मामले में सिख हिंदू धनी थे। मॉडर्न लाहौर हिंदू बिजनेसमैन की सफलता की कहानियां कहता था। दंगों के दौरान ऐसा भी नहीं था कि सभी मुस्लिम हिंदुओं पर हमला कर रहे थे या फिर हर जगह हिंदुओं पर हमले हो रहे थे। कहीं कहीं से ऐसी भी कहानियां आती जिससे इंसानी भाईचारे पर भरोसा बढ़ता। कुछ हफ्ते लाहौर में चुप्पी रही। अप्रैल में अमृतसर में दंगे हुए और मई आते आते लाहौर एक बार फिर जल उठा। इश्तियाक अहमद कहते हैं कि अमृतसर के मुस्लिम गुंडों ने लाहौर के मुस्लिम बदमाशों को चूड़ियां और मेहंदी ये कहते हुए भेजी कि हम यहां पर हिंदुओं और सिखों को भगा रहे हैं और वहां तुम आराम कर रहे हो। लाहौर में फिर से हिंसा शुरू हो गई। इस बार दंगाइयों ने नामी ग्रामी हिंदुओं और सिखों पर हमला किया। इनमें शामिल था सर गंगाराम का परिवार। सर गंगाराम की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहा जाता है। दयाल सिंह कॉलेज बनाने वाले दयाल सिंह मजीठिया के वंशजों पर हमला किया गया। यहां से इनका परिवार भागा।
मई तक लाहौर के प्रभावशाली हिंदू शहर छोड़ चुके थे। मई में ही यह तय हो गया कि मुस्लिम लीग लाहौर की लड़ाई जीत रही है। हिंदू और सिख अपना अपना इंतजाम करने लगे थे। 3 जून 1947 को पार्टीशन प्लान की घोषणा हुई। वो मनहूस तारीख 3 जून 1947 थी। कांग्रेस अविभाजित भारत के लिए अड़ी थी, लेकिन मुस्लिम लीग खुलकर हिंसा का खेल खेल रही थी। इसी बीच 3 जून 1947 को भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने भारत को बांटने का प्लान सार्वजनिक कर दिया। इसे माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। इस प्लान में अंग्रेजों की ओर से कहा गया कि अविभाजित भारत का हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 भागों में बंटवारा होगा। हिंदू बहुल इलाके भारत को और मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे। इसी के तहत पूरब में बंगाल और उत्तर पश्चिम में पंजाब को 2 टुकड़ों में बांटा गया। तब पंजाब में 29 जिले थे, जिनमें 12 हिंदू सिख बहुल थे, जबकि 17 मुस्लिम बहुल। इधर लाहौर में मुस्लिम लीग की हिंसा वहशी रूप ले चुकी थी। शहर सांप्रदायिक आग में दहक रहा था। 20-21 जून की रात को शाह आलमी में आग लगा दी गई। यह हिंदुओं की बस्ती थी। कहते हैं कि यहां के मजिस्ट्रेट ने स्थानीय गुंडे बिल्ला जट को बुलाया और शाह आलमी में आग लगा दी। 100 से ज्यादा लोग मारे गए। अगली सुबह इस शहर से हजारों हिंदू सिखों का पलायन शुरू हो गया। लाहौर से अमृतसर की ओर आने वाली ट्रेनें लाशों से भरती जा रही थी। वे समझ चुके थे कि लाहौर हाथ से निकल चुका है। जून की तपती गर्मी में पहुंचे रेड क्लिफ इधर जब पंजाब की तकसीम करने के लिए लाइन खींचने की बारी आई तो अंग्रेजों ने इसकी जिम्मेदारी अपने एक ऐसे ऑफिसर को दी जो पंजाब तो छोड़िए, इससे पहले कभी हिंदुस्तान ही नहीं आया था। इसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। दरअसल अंग्रेज हमेशा से ही भारतीय संवेदनाओं को उपेक्षा, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से देखते थे। इसलिए लंदन में वकालत करने वाले गोरे बाबू को वो काम दिया गया जिसके लिए ना तो वो उपयुक्त थे और ना ही इसकी समझ उन्हें थी। 8 जून 1947 को तपती गर्मी में भारत पहुंचे सर सिरिल रेडक्लिफ के पास अपना काम करने के लिए कुछ हफ्तों का समय था। न सिर्फ सियासी तापमान बल्कि जबरदस्त लू से पंजाब की जमीन भी तप रही थी। लंदन की सर्दियों के आदी गोरे साहब रेडक्लिफ को भला लाहौर की तपती जमीन पर जाने की फुर्सत कहां थी। रेडक्लिफ ने खुद कहा है कि जून में फील्ड सर्वे करना लगभग नामुमकिन था। रेडक्लिफ ने 2 भारतीय मेहर चंद महाजन और तेजा सिंह और 2 पाकिस्तानियों दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर की मदद से जैसे तैसे अपना काम पूरा किया। उन्होंने 12 अगस्त को ही एक सीलबंद लिफाफे में भारत पाकिस्तान का नया नक्शा माउंटबेटन को दे दिया। लेकिन माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि 14 और 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे भारत पाकिस्तान के लोग इस नए नक्शे से निकलने वाले सदमे से गुजरें। इसलिए नक्शा 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किया गया। एक अंग्रेज की पेंसिल की लकीरों ने लाहौर को पंजाब से सदा सदा के लिए जुदा कर दिया। इसके साथ ही फिर से शुरू हुआ हिंसा का दौर, इंसान के जानवर बन जाने का दौर और मानव सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात पलायन। लाहौर का पाकिस्तान को देने का सबब क्या है? सियालकोट में जन्मे प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैयर ने लंदन में सन 1971 में रेडक्लिफ के घर का दरवाजा खटखटाया और बंटवारे की अतार्किक लकीरों के बारे में पूछा था। उन्होंने लाहौर को पाकिस्तान को देने का सबब भी पूछा था। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब स्कूप इनसाइड स्टोरीज फ्रॉम द पार्टीशन टू द प्रेजेंट में रेडक्लिफ से इस बातचीत का जिक्र किया है। नैयर से बातचीत के दौरान रेडक्लिफ ने बताया था कि वो लाहौर को लगभग भारत को दे ही चुके थे,
तभी उन्हें ख्याल आया कि अब तो पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर ही नहीं बचेगा। कलकत्ता को वो पहले ही हिंदुस्तान के नाम कर चुका था। तथ्यों को नजरअंदाज कर लाहौर पाकिस्तान को दिया। बातचीत के दौरान कुलदीप नैयर ने रेडक्लिफ से पूछा कि पाकिस्तान के लोग उनसे नाराज हैं क्योंकि उनका आरोप है कि उन्होंने भारत का पक्ष लिया। इसके जवाब में रेडक्लिफ ने कहा, उन्हें मेरा आभारी होना चाहिए क्योंकि मैंने तथ्यों से परे जाकर लाहौर उन्हें दिया जो भारत के हिस्से में जाने के योग्य था। वैसे भी मैंने हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों का पक्ष लिया। दरअसल लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा थी, वो सरकार को टैक्स ज्यादा देते थे। बैंक, बिजनेस, शिक्षा, कृषि का सारा कंट्रोल सिखों और हिंदुओं के हाथ में था। प्राकृतिक न्याय तो यही कहता था कि लाहौर भारत के हिस्से में आए, लेकिन कूटनीति में न्याय संगत कहां रहा जाता है। कुलदीप नैयर से बातचीत में रेडक्लिफ आगे जो कहते हैं उससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। वो कहते हैं, मुझे 10-11 दिन मिले थे सीमा रेखा खींचने के लिए। उस वक्त मैंने बस एक बार हवाई जहाज से दौरा किया। मेरे पास क्षेत्र के नक्शे भी नहीं थे। मैंने देखा लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति अधिक है, लेकिन मैंने यह भी पाया कि इस समय तक पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं था। मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया। लोग इसे सही या गलत कह सकते हैं, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। लाहौर का फैसला रेडक्लिफ की मजबूरी कहे या उसकी गलती या उनकी बेईमानी, इतिहास इन निर्णयों को ठीक करने के मौके कहां देता है।